नमस्कार। आज कला वार्ता में हमारे साथ सुप्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर सुशील जी निम्बार्क उपस्थित है। सुशील जी निम्बार्क का परिचय एक कलाकार के रूप में देना एक तरह से अतिशयोक्ति होगी। वर्तमान में राजस्थान में आप कला जगत में एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। अमूर्त चित्रकला जिसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, उसमें आप सिद्धहस्त हैं। राजस्थान में प्रोफेसर सुरेश जी शर्मा अमूर्त कला का एक प्रतिष्ठित नाम है। विद्यासागर जी उपाध्याय, पुराने इन लोगों ने जो कार्य किया उनको राजस्थान में उस अमूर्त चित्रकला की एक यह पहचान बने। वर्तमान समय में उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुशील जी अपनी कला में कार्य कर रहे हैं। आज मेरे मित्र हैं, हम साथ में बैठते तो घंटों कला के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज कुछ संवाद इनसे इनकी कला के बारे में, इनके प्रारंभिक कला जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। कुछ सहज प्रश्न मेरे मन में आएंगे, उन प्रश्नों के बारे में मैं बात करूंगा। सुशील जी निम्बार्क, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रारंभ में तो केवल आपकी कला यात्रा, आप बड़ी सादरी से एक छोटे से गांव से आए हैं और यहाँ आकर मीरा गर्ल्स कॉलेज के अंदर आप कला शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी प्रारंभिक कला यात्रा के बारे में बताएं। आपने कला के प्रति जुड़ाव कब से हुआ? बचपन से था या आपको धीरे धीरे समय के साथ आप इसमें जुड़े हैं? तो इसके बारे में एक बार पहले प्रारंभिक आपकी जानकारी दें, उसके बाद मैं और आगे प्रश्न पूछूंगा। बेसिकली मूल रूप से मैं चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में बड़ी सादड़ी, जो जालामान की नगर भी कहते हैं, वहाँ पैदा हुआ। बचपन वहीं बीता और बेसिकली स्कूल तक की जो शिक्षा है मेरी, वो साइंस मैथमेटिक्स से मेरी रही। और साइंस मैथमेटिक्स में भी कई बार ऐसा होता है कि कमज़ोर थे जो आर्ट फील्ड में चले गए, ऐसा हुआ नहीं। मेरी अगर मार्कशीट उठा के देखेंगे तो उसमें फिजिक्स में, मैथ्स में 75, 76, 80% उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुआ था। लेकिन क्या बचपन से, आप सही कह रहे हैं, बचपन से मैं दिन भर भले दीवार मिल जाए, कोई चद्दर मिल जाए, ज़मीन पे बैठे कोई ईंट का टुकड़ा मिल जाए, कुछ न कुछ चलता रहता था। हाथ चल रहे हैं, बना रहे हैं हर कुछ। तो उस टाइम एक सहजवर्ती लगती थी कि ऐसा सभी करते होंगे, मैं भी कर रहा हूँ। दशहरे के मेले में एक बहुत बड़ी साड़ी में रावण का मेला वो होता है, दशहरे का मेला। उसमें रावण का पुतला बनाते थे। तो बिना कहे मैं वहाँ जाके रोज़ देखता हूँ, वापस घर आके वैसी वैसी कॉपी करके घर पे पुतला बनाया। तो उस टाइम पिताजी बहुत परेशान थे कि ये पढ़ाई नहीं करके फालतू काम बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने मेरे पिताजी को कहा कि मेरे को तो साइंस छोड़ के ये इंजीनियर वगैरह नहीं बनना है, आर्टिस्ट बनना है। तो घर में कोई आर्ट फील्ड में कोई था नहीं, तो उनको बहुत ठीक नहीं लगी बात और समझ भी नहीं थी वहाँ गांव में। तो आर्ट को मतलब वो ये समझते थे कि जो ये पेंटर बनाते ना शादी ब्याह के चित्र और ये हाथी घोड़े बनाना, किसी का पोर्ट्रेट बनाना। तो उन्होंने कहा ये साइंस इंजीनियर बन के और ये यहीं सीख लेना। लेकिन मैंने उनको समझाया थोड़ा थोड़ा। उस टाइम गूगल भी नहीं था और मेल वेल कुछ भी नहीं था। तो किसी तरह से पता लगा के मैं जयपुर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में BFA में पढ़ने गया। वहाँ से एक तरह से आर्ट को समझने की शुरुआत हुई मेरी। और BFA में मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जो गुरु हैं जो मुझे पढ़ाते थे, वो भारत के बहुत बड़े हस्ताक्षर आर्ट फील्ड के विद्यासागर जी उपाध्याय पढ़ाते थे। एक सुरेंद्र पाल जोशी थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, इनका स्वर्गवास हो गया। वो मुझे पढ़ाते थे। बाद में BFA के बाद फिर मैं PG करने के लिए उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आया।
वहाँ शेल चोल सर वो पेंटिंग बनाते थे। तो कहीं न कहीं गुरु इस तरह के मिले कि बहुत ज़्यादा गहराई से आर्ट को समझते थे और स्टूडेंट में किस तरह से कला को अंतर्मन से बाहर निकालना वो बखूबी जानते थे। बहुत अच्छे शिक्षक मिले, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा सर। आपके इसमें से बात करते करते मेरे को 3 प्रश्न आ रहे हैं। पहला तो आप जो समाज की एक सच प्रवृत्ति है कि अपने बच्चे को अच्छा पढ़ने में होशियार है तो विज्ञान साइंस दिलाएंगे, थोड़ा सा उससे कम होगा तो कॉमर्स दिलाएंगे। आर्ट्स का मतलब जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसको आर्ट्स दिलाओ दो, ठीक है, खाली एक उसका एक डिग्री मिल जाएगा, हाँ ग्रेजुएशन कर रखी है। वैसे ही आपके पिताजी ने भी आपको साइंस दिलाई, ठीक है। तो मेरे को आपने जब बोल रहे थे वो लग रहा था कि जैसे 3 इडियट फिल्म देख रहा हूँ मैं, कि उसको बच्चा बनना तो फोटोग्राफर चाह रहा है पर बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, ठीक है, और बच्चा बाद में बदलता है। तो वही आपके साथ भी मुझे लग रहा है वैसा ही हुआ। तो अगर ये कला यात्रा आपकी उस समय बचपन से अगर चित्रकला आपकी रही होती और पिताजी या जैसे भी है आप नीचे से शुरुआत से चित्रों में अगर डूबे रहते हैं तो इस यात्रा अभी तक पहुँचे वो और आगे कहाँ तक आगे पहुँचती, इसके बारे में बताएं। पूरा जिस समाज में हम रहते हैं और दूसरा यात्रा पहुंचने की बात है तो यात्रा तो इसका कोई सिरा नहीं है, अनंत है। एक होता है कि कला की समझ अंदर और समझ से कैनवास पे उसका अभिव्यक्तिकरण करना, तो उसमें तो मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि रविन्द्रनाथ टैगोर हम सब पूरा विश्व जानता है कि महाकवि, बड़े कवि रहे, परंतु हम कला जगत में उनको अच्छे चित्रकार के रूप में जानते हैं। अब कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन के उत्तरार्ध में कविताओं के अंदर जो काट छाट करते थे तो उसमें उनको कुछ आकार दिखे और उसमें से करते करते उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया और प्रख्यात कलाकार बने जिनको हम कोर्स में पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकता है अगर ये जीवन के उत्तरार्ध की जगह जीवन के प्रारंभ में जो कवि के रूप में काम करे उसमें चित्रकार के होते तो क्या पता रविन्द्रनाथ टैगोर को हम भारत के कुछ कलाकार पढ़ रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ा नाम कला के अंदर अगर उन शुरू में अगर कला होती तो वैसे ही अगर सुशील जी निम्बार्क अगर शुरुआत में अगर ये 4वीं 5वीं में अगर कला के प्रति उनकी दृष्टि होती तो क्या ये मेरा ये प्रश्न इसलिए नहीं है सुशील जी, मेरा ये प्रश्न देखने वालों को है कि अपने बच्चों को आप उसकी रुचि के अनुसार अगर आप पढ़ाई कराएंगे तो उसके जीवन के अंदर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा। ये तो हो सकता है कि सहज आपने उसको कवर कर लिया है, पर जो कहते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी बचपन से सचिन तेंदुलकर 4वीं 5वीं से अगर उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो विश्व का विख्यात खिलाड़ी 18 साल में अगर शुरू करता तो निश्चित रूप से वो क्लब क्रिकेट तक ही सीमित रहता। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ये बात मैंने पिताजी को नहीं कही होती और पिताजी अगर मुझे कहते कि बच्चा बचपन से आर्ट कर रहा है और तो इसको ऐसे करते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज जिस स्थिति में है उससे और आगे होते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से होते हैं। और एक इसमें प्रश्न मेरे को और आया है कि आपने बोला आपके 3 कला गुरु को आप विशेष रूप से आपने उल्लेख किया, एक तो विद्यासागर जी, सुरेंद्र जी और शैल चोल जी। कहते हैं कि शिष्य होता है गुरु की अभिव्यक्ति होता है। 2 जो गुरु आपने बताए विद्यासागर जी और सुरेंद्र जी, उन दोनों के चित्र मैंने देखे हैं और आपके चित्रों में उनका प्रभाव मेरे को कहीं न कहीं दिखता है। परंतु जब उदयपुर में आप आए शैल चोल जी से, शैल चोल जी की कला उनसे बिल्कुल अलग थी। वो विशुद्ध अमूर्त चित्रकार आपके दोनों शुरुआल है और ये बिल्कुल जो जिनको अपन मूर्त जो चित्रकार कहते हैं, सामने दिख रहा है गाय है, कृष्ण है, ठीक है, फिगर में इसमें कुछ अभिव्यंजना उसमें होगी। तो शैल चोल जी के साथ आपने काम किया और उनके साथ काम किया, तो दोनों के अलग समझने में, आपको समझने में और आपको उनको समझने में, दोनों में क्या अंतर दिखा आपको या एक ही तरह का लगा आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी अगर मेरा जो भी लोग वर्क देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन वाला और जब उनको पता पड़ता है कि मैं शैल चोल से पढ़ा हूँ तो पहला प्रश्न उनका यही आता है और आश्चर्य भी करते हैं कि शैल चोल पारंपरिक जो राजस्थानी पेंटिंग है उसको समकालीन कंटेम्प्रेरी पेंटिंग से मॉडर्न तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं बहुत अच्छे से, और आपकी काम में तो वैसा कुछ लगता नहीं है, बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्शन है। तो उसका कारण है कि सबसे पहले मैं ऐसा एब्स्ट्रैक्ट शुरू से नहीं करने लगा। सबसे पहले मैं मिनीचर पेंटिंग करता था, उसके बाद मेरी जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग करता हूँ जिसको मॉडर्न आर्ट कहते हैं उसमें फिगरेटिव आर्ट थी, फिगर थे।
जैसे जैसे आर्ट की अंतर्मन में, या समझ लो कि मन के जो गूढ़ रहस्य होते हैं उसमें अंदर तक उतरते गए, तो कब वो फिगर, कब वो आकृतियाँ, कब वो रूपाकार धीरे 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 मेल्ट हुए, ख़त्म हुए और एब्स्ट्रैक्शन आ गया। तो मुझे खुद को भी बाद में सोचने में पता बड़ा अच्छा, मेरे आर्ट से फिगर गायब हो गए। लेकिन इसके पीछे अगर मैं देखूं तो कोई भी आर्ट हो, भले वो फिगरेटिव हो या नॉन फिगरेटिव हो, अगर वो किसी को अच्छी लग रही है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें कलात्मक क्या वर्क किया आपने, कलात्मकता क्या है। तो अगर कोई आकृति भी है तो वो आपको इसलिए ठीक नहीं लग रही कि वो ये एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपने एब्स्ट्रैक्शन टाइप का वर्क करते हैं अपन इस फॉर्म में। कलात्मक कार्य जिसको कहते हैं अपन, वस्तु निरपेक्ष कलात्मक कार्य, उसी की वजह से वो ठीक लगती है। तो धीरे 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 यानी कि शुद्ध कला उसमें बच जाती है और आकृतियाँ गायब हो जाती। तो ये अनायास अचानक नहीं हुआ है, धीरे 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 गायब हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ, कई बार ऐसा भी सोचता हूँ मैं कि कुछ नए स्टूडेंट्स या कुछ और भी लोग यूँ कोशिश करते हैं अब मैं एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाऊँगा, तो उसमें वो बात नहीं आएगी। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाऊँगा यूँ के अगर शुरू करेंगे तो ये उस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं कोई पार्श्व गायक हूँ फिल्मों का, माना की, और अब अचानक मैं कहूँगा मैं क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल गाने गाऊँगा, तो वो गा तो लेगा लेकिन वो चीज़ आएगी नहीं। निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि भीमसेन जोशी क्लासिकल म्यूजिक के बिल्कुल प्रख्यात या पूरा विश्व में भारत का नाम, वो चाहे तो भारतीय जो फिल्मी जो धुन है या बोलना उनके लिए संभव है, परंतु वर्तमान में अगर किसी की नो सीखी है, किसी गायक को जो अच्छा गा रहा है, उदाहरण के लिए कुमार शानू या उदाहरण के मिक्का, ठीक है, बहुत फेमस है अभी, ठीक है, पर उसको बोलो तू क्लासिकल बोल कर, वो संभव ही नहीं, असंभव है उसके लिए। तो इसलिए अमूर्त करने के लिए पहले आपको मूर्त होना तो बहुत ज़रूरी है। एम.एफ. हुसैन का कई विरोध करते हैं लोग उसकी विचार के कारण, पर कला के रूप में, वो कलाकार के रूप में ज़बरदस्त है। मैं उनके चित्रों को जो वो फिल्मों में पोस्टर बनाते हैं रियलिस्टिक काम आता था, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने जो किया, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं किया पर उन्होंने जो फॉर्म को जो इस तरह के स्ट्रोक के द्वारा या टेक्सचर के द्वारा जो आकार दिया, तो फिर वो एक एम.एफ. हुसैन बने। तो इस मामले में आपने बात बताई, मुझे लग रहा है कि ये बहुत कला के जो आने वाले विद्यार्थी है उनको विशेष रूप से सीखने की आवश्यकता है कि सीधा अमूर्त के नाम पे मैं कहीं देखता हूँ, एक मेरे एक बहुत मिलने वाला है, तो उन्होंने एक कैनवास की पूरी सीरीज बना दी और रंग ढोल कर रंग लगा के मैं एब्स्ट्रैक्ट काम कर रहा हूँ। अब उनको समझाया कि पीला रंग कहाँ लगाना, लाल करना एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो बहुत ज़रूरी थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट के नाम पर कुछ भी करना, ये एब्स्ट्रैक्ट है क्या है, इसके अंदर भी कुछ विज्ञान है या कुछ इसका कुछ कला तत्व है या कुछ इसका विशेष समझ है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे फिगरेटिव पेंटिंग करते करते अचानक गए मैं तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाऊँ, तो ये उसी तरह का हो गया। कुमार शानू का मतलब क्लासिकल गीत गा रहा हूँ तो गाएगा, क्योंकि रागों का सबका नॉलेज है उसको, लेकिन वो बात नहीं आएगी, अपन कहेंगे यार मज़ा नहीं आया ऐसे। तो वही चीज़ अपने आर्ट फील्ड में जो काम कर रहे हैं लोग उनके साथ है। और अगर मैं करता डायरेक्ट सोच के कि मैं आज से फिगर पेंटिंग, फिगरेटिव पेंटिंग बंद कर रहा हूँ, अब एब्स्ट्रैक्ट शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे में भी ऐसे ही आता। लेकिन वो तो अनायास धीरे धीरे बहुत बड़ी यात्रा के बाद फिर वो निचोड़ निकला। तो एक तरह से ये समझो कि ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि आर्ट का व्याकरण है, वो आर्ट की विवरणात्मकता जो होती है, जिसमें उसका कंपोजिशन आ गया, उसका डिज़ाइन आ गया, और आर्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइंस, ड्राइंग और कलर, शेड्स, इनको लेके उस कलात्मक जो आपके अंदर फूट रही उसको प्रस्तुत करना बिना किसी फिगर के। तो फिगर में भी जो काम हो रखा वो एब्स्ट्रैक्शन ही है, वो फिगर में काम रखा। तो एक तरह से आप यूँ समझें कि एक तो मैं फ्रूट खाऊं एप्पल, तो मुझे पता है एप्पल खा रहा हूँ, तो एप्पल किस वजह से मुझ में रस की उत्पत्ति कर रहा, आनंद की उत्पत्ति कर रहा, खाने के बाद मुझे एप्पल खा के बहुत आनंद आ गया, किसकी वजह से? उसके अंदर जो
उसका रस है, उसकी वजह से। जैसे एप्पल आपने सामने रखी, एप्पल तो काट कर खा रहे हैं और एप्पल का जूस निकाल दिया, गिलास में आ गया, वो दिखने में तो पता ही नहीं चला, उसका अमूर्त हो गया, मुंह में गया तो एप्पल लग रहा है वो, पर सामने तो उसको उसका आकार बदल गया। तो भाव उसके अंदर जो रस है, वो रस हमारे पास एक तरह से पहुंच चुका है, मूल तत्व एप्पल का मूल तत्व। तो इसलिए कला का मूल तत्व वस्तु निरपेक्ष कलात्मक कार्य ही मूल तत्व है। जैसा अभी आपने एक मित्र को भी, हम बैठे थे चर्चा कर रहे थे, तो उसने पूछा आपकी ये प्रसिद्ध चित्रकार जे जरोठिया की पेंटिंग है जो विश्वविख्यात है, ये चित्र हमने पीछे लगाया, एक आपके कक्ष में लगा था, मैंने कहा कि ये चित्र सबके सामने आना चाहिए। तो उन्होंने पूछा अभी कि ये क्या है, इसमें क्या है, तो इन्होंने, सुशील जी आपने बड़ा सहज अच्छी बात बताई कि कोयल कूक रही है। अब कोयल की कूक अच्छी लग रही है सबको, अब उसमें क्या है, न तो कोई गीत है, न कोई संगीत है, न कोई शब्द है, पर अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छा लगना ही कला है। आप संगीत के अंदर हम देखते हैं कि कई बार फोक यूरोप का या कोई अफ्रीका का कोई गायक गा रहा है, शब्द समझ में नहीं आ रहा, पर उसका जो प्रस्तुतिकरण आनंद आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार कन्नड़ संगीत अपन सुन रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा उसके शब्द पर, उसका भाव समझ, उसका जो प्रस्तुतिकरण, तो ये मुझे लग रहा है कि अमूर्त चित्रकला भी उसी तरह का एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संगीत भी अगर ठीक लग रहा है तो संगीत में क्या बोल रहा है, उनकी बोलों की वजह से ठीक नहीं लग रहा है कि मुझे बहुत आनंद आ गया कि इसमें, अगर ऐसा होता तो पढ़ लो उसको, शब्दों को पढ़ के मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। उन शब्दों को उस संगीत की धुन में एक म्यूज़िक दे के किस तरह से बंदिशों में ढाला उसको, और संगीत की पूरी आरोह अवरोह और जितने भी अंग होते हैं संगीत के, उतार चढ़ाव और जितने भी सारे गामा, उसमें किस तरह से कंपोज करके पूरा डिज़ाइन उसका कंटेंट प्रस्तुत किया, उस वजह से वो संगीत अच्छा लग रहा। ये कि ये चीज़ सेम चीज़ आर्ट में, तो अगर कोई क्लासिकल म्यूजिशियन रविशंकर या कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें तो बोल नहीं है और आप समझ भी नहीं रहे। कई लोग हैं जो बैठे हैं और रविशंकर की सितार सुन रहे हैं, तो आपको पता क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन आनंद आ रहा है। तो कला की जो निष्पत्ति है वो आनंद में है। क्या अंतर्मन में मन की गहराइयों में कला के जैसे ही आप संपर्क में आए, आपको आनंद की अनुभूति किस स्तर पर हुई, ये मायना रखता है। ये मायना नहीं रखता है कि इसमें क्या बनाया है, कि इसमें हाथी है, कि इसमें घोड़े हैं, कि पहाड़ है, कि झरने हैं, वो नहीं देखना है। इसीलिए आज में कई बार बात होती है कि कोई लोग पोर्ट्रेट बना के या किसी का हूबहू चित्र बना के कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी जोरदार पेंटिंग बना ली। हूबहू तब एआई बना लेगा, कैमरा भी खींच लेगा। तो आपके अंतर्मन के जो विविधतापूर्ण जो आपकी परिकल्पनाएं हैं, आपकी संवेदनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके जो अनुभव हैं, बचपन से लेकर अब तक जहाँ जिस अवस्था में आप जैसे जैसे बड़े हुए, कैसे उन सब का प्रभाव आपके मन के अंदर होता है। सिगमंड फ्राइड की भी आप थ्योरी जानती होंगे। उन सब का इफेक्ट आपकी आर्ट पर आएगा और उसका प्रस्तुतिकरण आपने कैसे किया, उस वजह से। इसलिए मैंने कहा था कि जैसे कोयल, मैंने बताया था, आप बता रहे हैं कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगती है। क्या बोल रही है वो, क्या शब्द हैं उसके, कोई शब्द नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है। पूछ लें कि कोयल की आवाज़ सुन के आपको क्यों मज़ा आ रहा है, तो कोई उत्तर नहीं होगा, बस मज़ा आ रहा है। यही चीज़ आर्ट में होना चाहिए। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन में जब हम जाते हैं तो इसमें क्या दिखाया, आम लोग यही पूछेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी भारत में यहाँ की कला को, कलात्मकता की वजह से, कलात्मक जो सौंदर्य, अंदर सौंदर्य बहुत कलात्मकता की वजह से जो हो रहा है, उस वजह से वो आर्ट अच्छी लग रही। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने वाले आप देखेंगे कि थोड़ा संख्या में कम होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने कला जगत में एब्स्ट्रैक्शन जो करता है अच्छे से, उसका थोड़ा सा अच्छे नज़र से देखते हैं। और कहीं भी कुछ फंसा वटा दे तो उनको पूछते हैं। जैसे व्याकरण के ज्ञाता होते हैं हिंदी में, एक हिंदी में है कि कविताएं लिखने वाले, एक निबंध लिखने वाले, एक होता है हिंदी में भाषा विज्ञान।
जो आपके ससुर जी थे के शर्मा जी। के शर्मा साहब मेरे बहुत बड़ा नाम था, जो भाषा विज्ञानी थे, शैली विज्ञान में प्रोफेसर थे। ये कि ये इसका जो विज्ञान है, मतलब एक तरह से वो इसमें अगर है एब्स्ट्रैक्शन में, तो ज़्यादा अंदर तक लगेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन उसकी अलग पहचान नहीं बनती है। ऐसा लगता है कि इस तरह के काम तो बहुत सारे देख रहे हैं। और मेरे साथ भी, और मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने भी कई बार मुझे अच्छा लगा, कहा कि आपके तुम्हारे काम जो हैं एब्स्ट्रैक्शन वाले देख के पता पड़ता कि उसका है, तो उसमें एक अलग प्रकार का की पहचान अपनी बनती है। वो कलाकार की साथ ये तो हाथ उसका जो होता है, अगर समय के साथ लगातार कार्य कर रहा है तो उसकी एक कलम, उसकी एक शैली विकसित हो ही जाती है। शैली कहते हैं कई जने, मैं इस बार ये शैली बना रहा हूँ, शैली बनाने की आवश्यकता नहीं, कलाकार काम करते 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 सहज बन जाती है। यूँ कहते हैं कि कलाकार का जो व्यक्तित्व होता है, वह व्यक्तित्व उसकी चित्र उसका दर्पण है, यूँ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वान गो, उसकी जो सहज प्रवृत्ति थी, उसका जो स्वभाव था, उसके चित्रों में दिखता, वो स्ट्रोक लगाता था बड़ा और वो काम करता था। पिकासो बड़ा, मतलब उसकी चित्र देखने पर उसके अंदर उसकी बुद्धिमत्ता, उसका झलकता था चित्रों का। हाँ, ये बनाने वाला कोई सोच वाला व्यक्ति होगा, वो बुद्धिजीवी होगा। आपके कला यात्रा जब देखते हैं, मैं आपके चित्रों को देखता हूँ, तो आपके कला चित्रों में सबसे ज़्यादा मुझे नीले रंग का प्रयोग दिखता है और लाल रंग का। बाकी रंग भी होंगे, हरा पीला भी आप उपयोग करते हैं, पर सामान्यतः अब जब ओवरऑल आपके 10 चित्र देखूंगा मैं, 10 चित्रों के अंदर जो कोबाल्ट ब्लू या ये पर्शियन ब्लू की मिक्स करके जो टोन बनती है वो, और थोड़ा लाल पर जो अपना इस पोस्टर रेड तो नहीं करता, लाल की जो कुछ रंगत है वो इसमें दिखती है। इन 2 रंग का विशेष प्रयोग, और फिर बैकग्राउंड में ब्लैक तो हो गई, ठीक है। इनका प्रयोग करने का विशेष आपके मन में कोई भाव या सहज एक करते करते रंगों के प्रति लगाव के कारण आ गया है, ये इसके बारे में, और उसके साथ दूसरा प्रश्न मैं आगे पूछूंगा। मैं ये मेरे वर्क में क्यों ज़्यादा आते हैं तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन किसी चित्र की एक डिमांड आती है। जैसे चित्र शुरू कर रहा हूँ मैं, तो पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है। कि कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ये प्लान करके कर रहा हूँ, इस चित्र में ऐसा ऐसा बनाऊँगा, ये मेरा कोई प्लान नहीं होता है। और शुरू करने से 1 सेकंड पहले तक भी मुझे ये नहीं पता होता कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो ऐसा लगता है कि मुझसे कोई करवा रहा है, तो पहले बिना सोचे समझे बिल्कुल, मुझे लगता है कि ब्रेन का तो उसमें कोई ज़रूरत होती नहीं है, खाली मन की होती है और हाथों की और आँखों की होती है, तो उससे करते हैं। उसके बाद थोड़ा जो शिक्षा ली अपनों ने, उसका काम वहाँ शुरू होता है कि ये देखने के लिए, उसकी मीमांसा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि हमने जो बनाया, मेरे से जो बना वो लग कैसा रहा है, तो उस कसौटी पे उसको देखते हैं और कुछ चेंजेस उसमें करते हैं। ये कलर क्यों आए होंगे, मुझे लगता है कि बचपन जहाँ से मेरा बीता है, मेरा मकान भी पानी के पास ही है, झील के किनारे पे, तो ब्लू वहाँ देखता हूँगा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं, कई लोग इस तरह से भी हो सकते हैं मैं फला पेंटर हूँ, फला पेंटर हूँ, ऐसा नहीं। मेरे में रेड भी आता है, ग्रीन भी आता है। तो आपके बचपन में पानी तो था और लाल रंग, मुझे लग रहा है कि आप झालामान की ज़मीन से हैं, तो जो वीरता का जो झालामान का इतिहास रहा है, तो आसपास उनके किस्से सुनकर लाल शौर्य का प्रतीक है, तो कई दोनों इसीलिए तो नहीं मिक्सिंग हुए, एक तो झील और दूसरा। नहीं, बिल्कुल सही है, लाल भी आता है और ऑरेंज भी आता है मेरी पेंटिंग में। कई बार जैसे स्क्वायर आ रहे हैं या ट्राइंगल टाइप के आ रहे हैं तो ऑरेंज रंग के आते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अपने जो हिंदुस्तान का जो कलर है वीरता का या शौर्य का, तो झालामान के नगर से रहा हूँ और मेरे गांव के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल मन से इतना सम्मान करते हैं झालामान का, प्रताप का, और गर्व की अनुभूति करते हैं कि उनके किस्से सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। और कहीं भी जाते तो हम कहते हैं कि मैं वहाँ से हूँ जहाँ युद्ध में महाराणा प्रताप को एक बार निकालने के लिए झालामान ने मेवाड़ का मुकुट अपने सर पे लेके शहीद हो गए थे। तो ये किस्से कहानियाँ सुन के बड़े हुए हैं। और कहीं न कहीं जैसे अपना जो ध्वज होता है वो भी ट्रायंगल शेप में होता है, और पहाड़ होते हैं वो भी एक ट्रायंगल शेप में दिखते हैं। तो यही चीज़ हो सकता है कि ट्रायंगल के रूप में एक प्रतीकात्मक
बिंबों में मेरे इस वर्क में आते हों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब आप अमूर्त की बात कर रहे थे कि मन के भाव में जब चित्र बनाता हूँ उस समय मेरे मन में कोई कल्पना नहीं होती है उसको। मैंने 8 देशों में चित्रकारी की अलग अलग। मैं एक हंगरी के कलाकार के साथ मैं कार्य कर रहा था थाईलैंड में। वहाँ पर एक स्टूडियो 30 करके एक जगह है, बड़े बड़े स्टूडियो बने हैं वहाँ, अलग अलग देश के कलाकार स्टूडियो किराया लेकर काम करते हैं। वहाँ पर एक अमेरिका का कलाकार काम कर रहा था। उसको जब मैं काम करते करते देख रहा था तो उसने बड़े कमरे के अंदर एक कैनवास लगा रखा था सामने। कमरे के अंदर दुनिया भर के रंग बिखरे हुए थे। वो अंदर आता और एक धुन चलाता। वो किवाड़ बंद करके मैं साइड में बैठ कर देखता क्या कर रहा है वो। यूँ लगता था जैसे पुराने अपने गांव में भाव आते हैं, देवी देवता आते हैं, तो आदमी जब उसके भाव आते हैं उसमें वो सांकल डाल रहा है और फिर 1 घंटे बाद जब वो आधा घंटे बाद उतरता है उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। मैं उसको काम करते देख रहा था, यूँ लग रहा था कि उसके अंदर जैसे कोई भाव आ रहा है। वो रंग ले रहा है तो रंग ट्यूब ले रहा है, निकाल कर हाथ से फेंक रहा है। पास में झाड़ू पड़ा, झाड़ू से उसको टेक्सचर दे रहा है, हाथ की कोनियों से कलर को उसको मिक्सिंग कर रहा है। 1-1.5 घंटे उसके साथ आप देख रहे हो, यूँ लगता है उसके अंदर कोई एक अलग आत्मा प्रवेश कर गई है। ठीक है, वो सब करने के बाद ख़त्म हो, वो हाथ कपड़े वपड़े वापस वो सब निकाल कर बाहर निकलता है। उस चित्र को जब वहाँ से हम निकाल कर उस वातावरण से बाहर निकाल कर जब अलग जगह रखते हैं तो अलग ही तरह का उसका प्रभाव, उसने जो मेहनत की या उसने जो भाव लगाया वो भाव उसके अंदर लक्षित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अमूर्त कला को अगर समझना है तो उसके इस कला के अंदर उतरना बहुत आवश्यक है। और एक बात और मुझे लग रहा है कि भारत के अंदर हम देखते हैं तो भारत में तो बहुत पहले से था ये। जब मेवाड़ की चित्रकला देखते हैं प्रारंभिक, तो मेवाड़ चित्रकला के रंग का जो रंग लगा रहे हैं, पीला नीला सब रंग का अलग अलग भाव है। वो इतना पहले जब यूरोप बाद में आया, यूरोप तो विशुद्ध मतलब रियलिस्टिक चित्र बना रहा था। तो यूरोप कितने समय बाद धीरे धीरे होते होते आता है रियलिस्टिक, फिर धीरे धीरे प्रभाववाद आया, अभिव्यंजनावाद, फिर अमूर्तवाद, बहुत से वाद जिनको कहते हैं अपना है। हम तो वो पढ़ रहे हैं पर भारत में तो बहुत पहले से हैं। तो भारत के अंदर ये जो वादों को हमने पढ़ा, यूरोप के वादों को, तो यूरोप के वादों को तो हमारी जो कला के जिन्होंने पुस्तकें बनाई उन्होंने यूरोप को तो हमको रटा दिया। पर जो भारत की जो कला है जिसके अंदर अमूर्तता है या सिंबॉलिक है इसमें, वो हमको बताया है, केवल सतही जानकारी जीता। जबकि डेप्थ में उतरे तो इसमें बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर विज्ञान या इसके अंदर जो दृष्टि हो सकती है। तो आप जब कला शिक्षक भी हैं, वर्तमान समय में कलाकार एमए या जो बीए कर रहा है तो आते ही उसको लगता है, जब उनसे बात करते हैं तो कलाकार की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए उसकी सहजता। वो सहजता उन बच्चों में गायब है। यूँ लगता है कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार है। तो एक तो भाव उनके अंदर ही आ जाता है। अब ये भाव कौन दे रहा है, कला गुरु दे रहे हैं या वो लेकर आ रहे हैं कहीं से? तो एक तो ये बात मुझे ध्यान में आ रहा। दूसरा, भारतीय जो कला के अंदर जो हमारी विरासत धरोहर है, उस धरोहर को हम किस प्रकार उनको बताएं कि पश्चिम की कला से हमारी कला किसी हालत में किसी प्रकार से कम नहीं। आप कह रहे हैं आपके गुरु, जो मेरे भी गुरु रहे प्रोफेसर शैलचोल सर, उन्होंने भारतीय कला को ही आधार में लेकर अपनी कला को पहचान और विश्व में अपनी पहचान बनाई। तो वर्तमान में जो ये भारतीय कला के प्रति एक तो दृष्टिकोण, और दूसरा जो कलाकार जो आते हैं अपने आप को सीधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार बनकर ही कला में प्रवेश करते हैं, या वो आप जैसे कला शिक्षकों के साथ रहकर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बना लेते हैं कि मैं तो विशुद्ध स्वतंत्र कलाकार हूँ। तो इस बारे में आपकी क्या बात? जैसे आपने थोड़ी देर पहले नहीं कहा कला समाज का दर्पण है, तो अभी समाज की क्या स्थिति है? समाज की स्थिति उथल पुथल, युवाओं में खाली कला ही नहीं और विषय को भी लेके देखो आप, थोड़ा सा कुछ होगा तो लगेगा मैं बहुत कुछ कर गया हूँ। शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बहुत 2020 हाँ 2020 क्रिकेट में भी हो गया, फिल्में भी देखो आप बनती थी पहले वाली फिल्में, अब देखो पहले वाले फिल्म के गाने और अब देखो। तो ये चीज़ आर्ट में भी आई, पहले गूगल नहीं था। अभी के जो स्टूडेंट हैं कला के विद्यार्थी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। थोड़ा सा कुछ करके वो लेंगे कहाँ से? गूगल से, इधर उधर, और गूगल से ही पूछ लेंगे। तो पहले हमारे होते थे गुरु, हम कुछ करके गुरु से पूछते सर ये बनाया तो क्या करना है उसमें, तो उनका मार्गदर्शन मिलता, उनका वो इतना बड़ा लंबा अनुभव से मार्गदर्शन मिलता, वो जुड़ता हमारी कला के साथ। अभी कहाँ, अभी क्या हो रहा है, अभी गूगल से पूछते हैं, गुरु बन गया। तो गूगल के पास तो वो चीज़ तो नहीं आएगी, वो दृष्टि नहीं आ सकती, वो परिप्रेक्ष्य नहीं आएगा। और शॉर्टकट के चलिए क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं, आर्ट अभी शुरू की, एक आधी एग्जीबिशन कर लेंगे,
कुछ करके छोटी सी अखबार में कतरन आएगी, उसको लगा के घूमेंगे मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया हूँ। और लेकिन इन सब में कुल मिला के सबसे अच्छी बात यह है कि कला का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। उनको बाद में समझ में आता है कि हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे कुछ हो ही नहीं रहा, कोई पहचान नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है कि आप जिसको समझ रहे थे मैं बहुत बढ़िया पेंटिंग कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, आगे चल के लगता है कि स्वीकार नहीं करेगा। बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी तभी दर्शक उसको हिट करवाएंगे, बाकी नहीं करवाएंगे। वो का वो सेम चित्रकला में है। तो काम में जब तक दम किया महादम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2-4 अवार्ड या 2-4 अखबार की कटिंग से कुछ नहीं होगा। अवार्ड तो और मुझे लगता है कि कई बार मिल जाते हैं, मिल भी जाते हैं जो भी कारण रहे, पर कला के अंदर मैं कहता हूँ जो वंशवाद है यहाँ बिल्कुल कला ऐसा विशुद्ध जो एक माध्यम है यहाँ पर किसी हालत में नहीं चल सकता। सदी के महानायक ठीक है, और उनके साथ उनका बेटा, तो अगर ये अगर चलता तो उनका बेटा उनसे आगे होता है। वकील का बेटा वकील हो सकता है, वो वकील वो अपनी जो विरासत है उस बच्चे को देकर वो आगे बढ़ा सकता है, पर कलाकार का बच्चा कलाकार उसके स्तर का होगा। यूँ नहीं होगा कि कलाकार ने अपनी ख्याति अर्जित की, अब उसका बच्चा उससे वो ऊपर ले जाएगा, उसको जीरो से शुरू करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर बच्चा हो सकता है, कलाकार का बच्चा है तो प्रारंभ में उसका छोटा मोटा नाम मिल सकता है, उसको कुछ पहचान मिल सकती है, परंतु उसको पहचान तो लास्ट में उसके कला के द्वारा ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि कला जगत ऐसा है, चित्रकला ले लो, संगीत ले लो, साहित्य ले लो, वहाँ पर व्यक्ति अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ेगा, अपने पुरखों के द्वारा किए गए प्रयत्न से वो खुला थोड़ा सा उसको मतलब फ़ायदा मिल सकता है, परंतु उसको आगे बढ़ने का यही रहेगा। मिनीचर चित्रकला जो हम लघु चित्रकला कहते हैं, इसमें गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, जो वर्तमान में जो एब्स्ट्रैक्ट कला है या जो मॉडर्न चित्रकला जिसको कहते हैं, उसमें गुरु शिष्य परंपरा का रोल रहता है या ये होता है कि नहीं सहज कलाकार बन सकता है। कई बार यूँ लगता है कि एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यापारी है, काम कर रहा है, उसने कहा कि मैं तो अब चित्रकार ही बनूंगा, और फिर वो रंग लगाना शुरू करता है। उसमें भी कला तो हो, एक दृष्टि तो दिख विकसित होती। मैं कह रहा हूँ बादल के अंदर देखते हैं, किसी को खरगोश दिख रहा है, किसी को गाय दिख रही है, तो अपने आप नेचुरल कला तो कुछ कहीं नहीं, रंग गिरेगा तो कुछ कला तो बनती है उसमें। तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा की क्या रोल रहता है या मार्गदर्शन इसमें क्या रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण और अहम रोल रहता है, क्योंकि गुरु जिसको आप कह रहे हैं उनका पूरी जो लंबी यात्रा है आर्ट की, लंबा अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते हैं वो। आप दूसरा क्या है कि आर्ट बाहर से अंदर नहीं सिखा रहे हैं आपको, आर्ट है अंदर से जो आपकी स्किल है, अंदर जो प्रतिभा है आर्ट की, उसको बाहर निकालना। तो यहाँ उल्टा सिस्टम हो रहा है। बाकी शिक्षाओं में ये है कि बाहर से आपको सिखा के ऐसा करो निर्देशन दे रहे हैं कि ऐसा करो। तो गुरु का महत्वपूर्ण रोल ये रहता है कि आपने जो कुछ किया उसकी सही समीक्षा करके वो सही गाइडेंस देगा आपको कि ये ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। तो वो ये कर के आपके अंदर जो आर्ट है, कला है, उसको निखारना, बाहर निकालना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए आर्ट आँखों से या हाथ से, ब्रेन से नहीं बनती है। आर्ट बनती है अंदर मन के भावों से, मन से बनती है। मन के अंदर जो कला संवेदनाएं, जो भी बड़ी विचार, आपकी कल्पनाएं, उसको बाहर कैसे प्रस्तुत करें, तो इसका मार्गदर्शन में तो बहुत बड़ा रोल रहता है गुरु का। तो मतलब एक इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, पर कला सीखने के लिए शिक्षक नहीं, गुरु की आवश्यकता होती है। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर है। शिक्षक तो वो है 2 और 2 4, ठीक है, विज्ञान के सूत्र है वो बता दिया जो किताब में है वो, पर गुरु का काम है कि व्यक्ति के अंदर क्या है, व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व निखार करना। तो एक तरह कला के अंदर भी वो गुरु का वही रोल रहता है। शिक्षक अगर है कला, मतलब आपके पास कला का आप बच्चा पढ़ने आ रहा है और आप शिक्षक के रूप में उसको पढ़ा रहे हो, तो आप आर्ट हिस्टोरियन तो पैदा कर रहे हो। बिल्कुल। आर्ट का जानकार है, पिकासो की कला, लियोनार्डो विंची या सेजान या फिर हुसैन या रविंद्रनाथ टैगोर या इनके बारे में जान रहे हो, पर काम करना नहीं आता है। हम देखते हैं ना कला की ज्ञाता जोरदार है। तो कई बार मुझे लगता है ये संस्थाएं जो अभी कार्य कर रही है वहाँ पर कलाकार तो कम पैदा हो रहे हैं,
आर्ट हिस्टोरियन बहुत हो रहे पैदा। आप आर्ट के बारे में बात करा लो उनके, तो वो बहुत ज़बरदस्त जान के हैं। वो सब जितने भी वाद चलते हैं उन वाद के अंदर जब आप परीक्षा दोगे तो 100 में से 90 नंबर ले आएंगे। परंतु आप उनको बोलो कि आप एक स्केच बनाओ या एक कोई चित्र, घोड़े का चित्र बनाओ, तो कई बार तो मुझे हंसी आती है कि वो स्केच घोड़े का बनाने की कोशिश करता है और गधा भी नहीं बनता है। तो अब आप यूँ कह सकते हो कि नहीं हूबहू कला, पर जब तक आप ABCD सीखोगे नहीं तब तक आप बिना ABCD सीखे व्याकरण सीखने आप ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते हो। तो ये इसकी बहुत मुझे लगता है आवश्यकता है कि कला के अंदर जो इस कला की बेसिक्स उनको आना चाहिए, प्रैक्टिस। इसलिए मुझे लगता है कि कला जो आप तो खुद कलाकार भी और आर्ट टीचर भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी खाली कला के हिस्टोरियन अगर आ गए तो फिर वो हिस्टोरियन ही पैदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे मुझे सुनने में भी आया, ऐसी रचना भी बनी है वर्तमान सरकार में कि कला के जो जानकार जो है, चाहे वो पढ़े में हो सकता है, उसने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की होगी, परंतु कला उसकी बोलती है। ऐसे लोगों को कला के अंदर संकाय के अंदर विशेष रूप से बुलाना चाहिए, उनके साथ का वार्तालाप होनी चाहिए, उनका जो उनको मानदेय देना है, जो भी देना है उनको इसके अंदर। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हम हिस्टोरियन तो पैदा करेंगे, आर्ट हिस्ट्री जैसे महाराणा प्रताप या उनके वंश के बारे में इतिहासकार जानते हैं, वैसे भी इधर वंश कला पिकासो का पैदा हुआ, उसने क्या क्या किया, कौन सा उसके बाद आया, ब्लू टोन आई, कौन से है उनके जीवन में बाद, वो सब बताएंगे। तो ये इसके बारे में अंत में आपका बात करके बात समाप्त करेंगे। आप और हम साथ में बैठते हैं, मुझे पता है कि 4 घंटे भी हम किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो अंत में ये बात, और भविष्य में बैठेंगे तो और किसी कला के बिंदु पर बात करेंगे। इसके बारे में बताया कि जो ये मैंने अभी प्रश्न पूछा इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और परिवेदना वाला बिंदु है। आज जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, भले जिसमें जहाँ मैं पढ़ाता हूँ या कहीं भी, तो उसमें आर्ट को समझने वाले, आर्ट की हिस्ट्री को समझने वाले, आर्ट की हिस्ट्री को बताने वाले होना अलग बात है, और एक कलाकार प्रैक्टिकली वर्क करके बच्चों को, स्टूडेंट को दिखाना, तो उसका अलग इम्पैक्ट। तो आप आर्ट इंस्टीट्यूट से आर्टिस्ट पैदा कर रहे हैं या कला शिक्षक पैदा कर रहे हैं, कला बताने वाले? तो इसकी खामी सरकार की जो पॉलिसी है कला शिक्षक भर्ती करने की, उसमें भी नज़र आती है। जिस तरह से दूसरे सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग वाले पेपर होते हैं थ्योरी के, उसी तरह से आर्ट में भी होते हैं RPSC में, कि RPSC में आपको कला को पढ़ाने वाले टीचर चाहिए, उसमें सारे ही पेपर 100% थ्योरी बेस्ड है। तो थ्योरी तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूचनात्मक है, भले सोशियोलॉजी के बारे में सोशियोलॉजी वाला टीचर बताएगा तो पढ़ के बता दो, वैसे आर्ट के बारे में आर्ट को पढ़ के और बता दो स्टूडेंट को। यहाँ तो प्रैक्टिकल चलेगा ना। इसलिए मेरी भी डिमांड है, सभी लोगों की मन में ये बात है कि सरकार को भी RPSC के थ्रू कला शिक्षक का इंटरव्यू या सिलेक्शन करने के जो मानदंड है, उसमें मुझे लगता है कि 30% थ्योरी रखना चाहिए और 70% प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम करवाना चाहिए उनको। उससे क्या होगा, अभी उल्टा हो रहा है। अभी उल्टा हो रहा है, 100% थ्योरी है। ग्वेरनी का अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी भी बोलकर बता सकता है, पर अच्छा कलाकार अगर वो नहीं जानता तो वो फेल है। और जो तो इसलिए क्या हो रहा है कि अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि मैं विद्यासागर जी से पढ़ा, सुरेंद्र पाल जोशी सर से पढ़ा, शेल ज्वेल से पढ़ा, तो वो तो सिद्धत आर्टिस्ट भी हैं, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। मेरे कैनवास पे कुछ गड़बड़ हो रही तो बताते थे कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना है। लेकिन जो थ्योरी ही करके आया तो बताएगा कैसे फिर प्रैक्टिकल के? और नहीं बताएगा तो स्टूडेंट में वो चीज़ नहीं आएगी, और वो नहीं आ रही है। इसलिए स्टूडेंट गूगल के पास ज़्यादा जाना पसंद करता है, गूगल से देख लो, गूगल से पेंटिंग उठा के टीप लो। वो अलग बात है कि हम जैसे शिक्षक तुरंत बोल देंगे तो गूगल से लिया हुआ है, तो स्टूडेंट को उस टाइम लगता। तो सरकार से डिमांड है कि सिलेक्शन में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रखना चाहिए। और जबकि मज़े वाली बात है, सिलेबस में प्रैक्टिकल ज़्यादा है। हमारे PG के या UG के जो सिलेबस है उसमें 70% प्रैक्टिकल ही है, 30% थ्योरी है। यही अनुपात, यही रेशियो आप सिलेक्शन में रखना चाहिए, बिल्कुल, तो अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे। जब आर्ट कॉलेज में जाते हैं तो देखते हैं तो बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, यूँ लगता है कि यहाँ थ्योरी का कोई लेना देना ही नहीं है।
और जब अंतिम में परीक्षा होती है तो वो रात भर पढ़ाई करके वो कर रहे हैं, और उनको जो सही है कला शिक्षक की भर्ती हो रही है तो वो थ्योरी का काम में आ रही, प्रैक्टिकल तो साइड में रह जाता है। तो ये इस विसंगति को आप सिलेबस बदल दो। हाँ, सिलेबस में कर लिख दो कि कला शिक्षक चाहिए थ्योरी वाला, तो थ्योरिटिकल थ्योरी पढ़ो और भर्ती कर लो, या फिर अलग अलग कर लो। इस विसंगति को दूर, हाँ जानकारी ये बहुत आवश्यक है। योनी मैं ये नहीं कह रहा कि जो कला चित्रकार है उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, पर केवल मात्र वो ही नहीं होना चाहिए। वो आपने बताया 30-70-30, मुझे लग रहा है और ज़्यादा उसका 80% मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, 20% वो है वो किताब तो पढ़कर कोई भी अर्जित कर लेगा। जो गूगल के अंदर पढ़ा है वो पता चल जाएगा, किसी भी चीज़ को पॉइंट करना कि डच काल क्या था उसका, कोई आर्टिस्ट पैदा हुआ तो कहाँ बता देगा थोड़ी। उसके लिए आप दिमाग पे बिना बात का लोड डालने की आवश्यकता नहीं, वो आप वैसे भी आप उसको कर सकते हो। आप लोड डालो कला के अंदर क्या रचनात्मक या क्या नवीन। आपसे मेरा अनुरोध है कि सरकार के थ्रू आरपीसी में ये बात जाए कि जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में 80% प्रैक्टिकल है, 20% थ्योरी है, तो वो का वो स्क्रीनिंग करते वक्त या सेलेक्ट करते वक्त स्टूडेंट को इतना ही अनुपात में वहाँ रखना चाहिए। ये मेरा डिमांड भी है, मांग भी है। तो उससे जैसे JRF होते हैं, नेट सेलेक्ट करने के बाद उनको वो मिलते हैं। अब आप हिंदी में, विज्ञान में, अंग्रेजी में तो आप मेंटल एबिलिटी के द्वारा हो सकता है। अब चित्रकला के अंदर आप उसका ये कह रहे हो कुछ घोड़े गधे थे, कुछ गधे, बताओ कुल कितने हैं। एक व्यक्ति का उसका वो फूफा था, उसका वो काका था, तो ये मेंटल एबिलिटी ये तो उन सब्जेक्ट लिए किया, वहाँ तो वो याददाश्त होनी जरूरी है। पर चित्रकला के अंदर आप वो कर रहे हो, और फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति पास हो गया, ठीक है, और उसके अंदर वो जो अधिकांश तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि कलाकार तो बिल्कुल अलग ही रम में धुन में रहता है। और आप जो कला का थोड़ा बहुत जो पढ़कर जो पास हुआ वो उसको आप फेलोशिप मिल रही है 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो भी मिल रहा है। जबकि जो कलाकार वास्तविक में इसको जो आगे बढ़ा सकता है वो घर पे बैठ गया, क्योंकि उसको उस समय कुछ घोड़े गधे थे, कुछ बिल्लियाँ शेर थी, तो बताओ कितने वो थे, वो बताना नहीं आया। तो यहाँ पर भी नेट का पैटर्न में बदलने की आवश्यकता है कि जो चित्रकला के संदर्भ में उसका पैटर्न बिल्कुल अलग होना चाहिए, और इसका अलग होना, तभी अन्याय होगा। वरना अच्छे कलाकार तो घर बैठेंगे और जो अच्छे हिस्टोरियन है वो कला गुरु बनकर घूमते रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये तो अपन जानते हैं कि किसी भी देश के लिए या भारत के लिए या अपने राष्ट्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अपनी संस्कृति, उसकी पहचान। और संस्कृति का संवाहक कौन है? संस्कृति को आगे कौन बढ़ाता है? उसका विस्तारीकरण कौन करता है? यहाँ की कलाकृति। अब कला चित्रकला भी हो सकता है, मूर्तिकला भी हो सकता है, स्थापत्य भी हो सकता है। ये जितने भी अपने टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, कोणार्क के सूर्य मंदिर, ये गर्व के विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही तो है। लेकिन कोणार्क के टेम्पल किसने बनाया, क्या हुआ, किस सन में बना, ये अलग ये भी है। तो प्रैक्टिकल को मुझे लगता है ज़्यादा रखेंगे तो संस्कृति को मजबूत करने का काम करेंगे, संस्कृति का सुदृढ़ीकरण करने का काम करेंगे अगर प्रैक्टिकल को ज़्यादा जोड़ेंगे तो। बहुत अच्छा, आपसे बात करने पर बहुत से प्रश्न मेरे मन में और भी है, अपन कभी बैठेंगे। मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न आता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की हम बात करते हैं, फिर अजंता एलोरा तक जाते हैं, बीच में कई कालखंड माइनस हो जाते हैं, तो सब बीच में तो कई बातें मेरे मन में आती है। इस बारे में भविष्य में अपन बैठेंगे तो और कला चर्चा करेंगे। अपनी लंबी कला वार्ता हुई और बैठेंगे तो थोड़ा व्यक्तिगत जो, हाँ, तो मैं जो बातें करता हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं खुद ही चित्रकार हूँ। पर अपने आसपास जो हमारे कलाकार रह रहे हैं, कला जगत के लोग रह रहे हैं, उनसे उनकी कला के बारे में जानकारी लेना, उनकी कला के प्रति दृष्टि क्या है वो जानकारी देना। मेरे रेंज में जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग नहीं, मेरे रेंज में जो है, बड़े आप भी हैं पर मेरी रेंज में है, इसलिए ऐसे लोगों से मैं बात करके उनके भावों को मैं अपने YouTube चैनल के अंदर डालकर समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। एक तरह डॉक्यूमेंट है। आप सुश्री जी निम्बार्क ने जो आज इंटरव्यू दिया, आज से 30 साल 40 साल 25 साल बाद भी इस पर उपलब्ध रहेगा। तो कभी भी किसी को कोई बात सुननी है, पूछनी है, देखनी है, तो समझनी है, तो उसमें समझ सकता है। आपने कला के बारे में आज बड़े विस्तार से बताई, विशेष अमूर्त कला का भाव क्या होता है। कई जो कला विद्यार्थी हैं उनको इस वार्ता के सुनकर निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। लाभ मेरे को भी मिला कि एक आपके मन के भावों को हम गप्पे लगाते हैं तो इसमें कुछ भावों को सुनने को ही मिला। आगे भी आपसे समय लेंगे, आपने इतना समय दिया, आपके लिए आपको धन्यवाद। और आशा है कि आप आगे भी जब याद करेंगे आप मिलेंगे। बहुत बहुत आभार पुष्कर जी,
और एक मित्र होने के नाते भी, और वैसे भी आप भी एक सिद्धहस्त कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम सहपाठी भी रहे हुए हैं, तो एक दूसरे को पारस्परिक रूप से एक दूसरे को और एक दूसरे की कला को और उनकी गतिविधियों को समझते जानते हैं। तो ये इसलिए भी थोड़ा अंदर से एक अनुभूति रहती है कि किस तरह से, तो इस विषय पर वैसे ये तो ठीक है कि शॉर्ट बात है, इन्हीं विषयों पर हम तो कई बार 4-4, 5-5 घंटा। सुशील जी और हम यूँ दे सकते हो 1 साल में सीनियर रहा इनके, पर ये BFA करके आया तो उम्र के हिसाब से हम लगभग हम समान हैं। तो विचार मिले तो हम कॉलेज में थे उस समय भी, सुशील जी जो मैं फाइनल में था, ये प्रीवियस में थे, पर ये हमारे साथ ही घूमते थे, क्योंकि आपस में बातचीत का तरीका, बात करने का, कई बार ये बात करते हैं तो लगता है हाँ इनसे आनंद आ रहा बात करने का। तो हम बातें करते, कई बार ये घर पे आते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं, 50 मिनट तक बातें करते, फिर ध्यान आता है और घड़ी देखने में तो टाइम हो रहा है। तो बातें करते करते समय के साथ दोनों, मेरे को भी शौक है बातें करने का, इनको भी शौक है बातें करने का। तो जब बातें करते हैं तो कला, समाज, विषय के बारे में बातचीत करते हैं। आज आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मिलेंगे। नमस्कार।